दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाली कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज की इस कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द थ्री थीव्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? THIEF, थीफ का मतलब होता है चोर, जो कि एक सिंगुलर नाउन है। और थीफ का जो प्लूरल नाउन है वो है थीव्स। तो क्या अर्थ हुआ? प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, जहाँ पर संख्या एक से अधिक हो। द थ्री थीव्स मतलब कि तीन चोर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट ज़रूर करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वर थ्री थीव्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और दोस्तों, जब आप सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं और इस तरह के वाक्यों में यदि शुरुआत में देयर का यूज़ होता है तो वहाँ पर देयर का कोई अलग से मतलब नहीं निकाला जाता है। देयर का प्रयोग मात्र वाक्य को बनाने में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, देयर वर थ्री थीव्स मतलब कि एक बार तीन चोर थे। अब दोस्तों देखिए, देयर का मतलब ऐसे वहाँ होता है, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि एक बार वहाँ तीन चोर थे। तो यहाँ पर देयर का मतलब वहाँ नहीं है। यहाँ पर जो देयर का प्रयोग किया गया है मात्र वो वाक्य को बनाने के लिए किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक बार तीन चोर थे। वन डे दे रॉब्ड आ वेल्दी मर्चेंट्स हाउस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। रॉब का मतलब होता है लूटना और सेकंड फॉर्म है रॉब्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, दे रॉब्ड। दोस्तों, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो वहाँ दे का यूज़ किया जाता है। आप इसे नोट करें। और दे एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन उन्होंने रॉब्ड अ वेल्दी मर्चेंट्स हाउस। और दोस्तों, वेल्दी का मतलब होता है अमीर, जो कि एडजेक्टिव है। और मर्चेंट का मतलब व्यापारी। और यहाँ मर्चेंट के बाद एपेस्ट्रोफी एस है, जिसका अर्थ होता है काकी के। तो जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो मर्चेंट्स हाउस का मतलब हो गया व्यापारी का घर। वेल्दी मर्चेंट्स हाउस मतलब अमीर व्यापारी का घर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे दे रॉब्ड अ वेल्दी मर्चेंट्स हाउस मतलब एक दिन उन्होंने एक अमीर व्यापारी के घर को लूटा। देन दे ऑल वेंट इन अ डीप फॉरेस्ट आउटसाइड द सिटी टू शेयर द वेल्थ अमंगस्ट देमसेल्फ। क्या अर्थ हुआ? देन का मतलब होता है फिर। दे ऑल वेंट, ऑल का मतलब सब, दे ऑल मतलब कि वे सब, वेंट चले गए। और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। चले गए, कहाँ चले गए? इन आ डीप फॉरेस्ट, एक गहरे जंगल में चले गए। आउटसाइड द सिटी, शहर के बाहर। टू शेयर, दोस्तों शेयर का मतलब होता है साझा करना, बांटना, बांटने के लिए। द वेल्थ, संपत्ति को बांटने के लिए। अमंग्स देमसेल्व्स, दोस्तों देखिए यहाँ पर अमंग का यूज़ किया गया है। यदि दो लोगों के बीच की बात हो तो उसमें बिटवीन का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर दो से अधिक हैं तो यहाँ पर अमंग का यूज़ किया गया है। अमंग देमसेल्व्स मतलब अपने आपस में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि देन दे ऑल वेंट इन अ डीप फॉरेस्ट आउटसाइड द सिटी मतलब फिर वे सब शहर के बाहर एक गहरे जंगल में चले गए।
टू शेयर द वेल्थ अमंग देमसेल्व्स, मतलब कि टू शेयर द वेल्थ अमंग देमसेल्व्स मतलब कि उस वेल्थ मतलब कि दौलत को उस संपत्ति को आपस में बांटने के लिए। आगे देखिए, बिफोर डूइंग सो दे फेल्ट हंग्री। दोस्तों बिफोर डूइंग सो का मतलब हुआ ऐसा करने से पहले। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जब भी आप बिफोर, आफ्टर, विदाउट जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे और तो उसके बाद हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। बिफोर डूइंग सो मतलब ऐसा करने से पहले। दे फेल्ट हंग्री, फील हंग्री का अर्थ होता है भूख लगना और सेकंड फॉर्म है फेल्ट हंग्री। क्या अर्थ हुआ? ऐसा करने से पहले उन्हें भूख लगी। सो इसलिए वन ऑफ देम, उनमें से एक, वन ऑफ देम का अर्थ हुआ उनमें से एक, वेंट टू द सिटी, शहर चला गया, टू गेट फूड, खाना लाने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? सो वन ऑफ देम वेंट टू द सिटी टू गेट फूड, इसलिए उनमें से एक शहर चला गया टू गेट द फूड, खाना लाने के लिए। आगे देखिए, ही वेंट टू द सिटी एंड एट फूड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पूरा ही पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर 2 बार सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, और ईट का मतलब होता है खाना, सेकंड फॉर्म है एट। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ATE, एट। और दोस्तों जब भी मैं आपको कोई वर्ब बताता हूँ तो मैं आपको फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म के बारे में बताता हूँ, तो आप कोशिश किया करें कि आप उसको एज इट इज़ नोट डाउन भी करें, क्योंकि जब आप कोई वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही वेंट टू द सिटी, वह शहर चला गया, एंड एट फूड, और उसने खाना खाया। देन ही मिक्स्ड पॉइजन इन सेम पैक्ड फूड टू फीड द अदर टू बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव ऑल द वेल्थ। दोस्तों ये बड़ा सेंटेंस है तो इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। देन ही मिक्स्ड पॉइजन। दोस्तों मिक्स का मतलब होता है मिलाना, सेकंड फॉर्म मिक्स्ड। देन मतलब फिर, ही मिक्स्ड पॉइजन, फिर उसने जहर मिला दिया, इन सेम पैक्ड फूड, उसी पैक्ड फूड में। दोस्तों पैक्ड फूड का मतलब होता है जो खाना पैक किया जा चुका हो, मतलब उसी जो पैक्ड फूड था, मतलब जो खाना जो पैक था उसी खाने में उसने, उसी भोजन में, उस खाने में उसने जहर मिला दिया। टू फीड द अदर टू, फीड मतलब खिलाना, टू फीड द अदर टू मतलब अन्य 2 को खिलाने के लिए। बिकॉज क्योंकि, ही वॉन्टेड वह चाहता था, वॉन्ट मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म वॉन्टेड, वह चाहता था, टू हैव ऑल द वेल्थ क्योंकि वह सारी संपत्ति को संपत्ति पर अधिकार करना चाहता था। हैव का मतलब हो गया अधिकार करना, किसी चीज़ को हड़पना। तो क्या अर्थ हुआ? क्योंकि वह, बिकॉज ही वांटेड टू हैव ऑल द वेल्थ, क्योंकि वह सारी संपत्ति लेना चाहता था, कह सकते हैं क्योंकि वह सारी संपत्ति को हड़पना चाहता था। आगे देखिए, On the other side, the 2 thieves in the forest also made a plan. On the other side का मतलब होता है दूसरी तरफ, मतलब दूसरी तरफ। The 2 thieves in the forest मतलब जो 2 चोर थे जंगल में, also made a plan उन्होंने भी एक योजना बनाई। और ये make मतलब बनाना, सेकंड फॉर्म made। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि दूसरी तरफ 2 thieves in the forest मतलब जंगल में दोनों चोरों ने, also made a plan मतलब दोनों चोरों ने जंगल में, मतलब कि दोनों चोरों ने भी जंगल में एक योजना बनाई। आगे देखिए, दे हिड बिहाइंड अ ट्री। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, आप चाहें तो नोट जरूर कर लीजिए, HIDE। दोस्तों हाइड एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका अर्थ होता है छुपना या फिर छिपाना। जब हम खुद छुपते हैं तब भी हाइड लगा सकते हैं, और अगर छुपाते हैं तब भी हम हाइड लगा सकते हैं। और सेकंड फॉर्म है हिड। और जैसा मैंने आपको बताया, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब एक से अधिक लोग होंगे सब्जेक्ट में तो आप दे का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? दे हिड बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, दे हिड बिहाइंड ए ट्री मतलब वे एक पेड़ के पीछे छिप गए। व्हेन द अदर थीफ केम,
विद द फूड मतलब जब, व्हेन मतलब जब, द अदर थीफ मतलब जो दूसरा चोर, केम आया, विद द फूड खाना लेकर, दे स्टैब्ड हिम टू दैट। दोस्तों स्टैब का मतलब होता है नुकीली चीज़, कोई चाकू वगैरह किसी के पेट में घोंप देना, उसको स्टैब कहा जाता है। आप इसकी सेकंड फॉर्म को नोट कर लीजिए, STABBD स्टैब्ड। तो फिर इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, व्हेन द अदर थीफ केम विद द फूड मतलब जब दूसरा चोर खाना लेकर आया, दे स्टैब्ड हिम टू दैट मतलब उन्होंने उसकी चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया। देन फिर दे हैप्पीली सेट डाउन टू ईट द फूड, देन दे हैप्पीली सेट डाउन, सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म सेट मतलब फिर क्या हुआ, फिर देन दे हैप्पीली सेट डाउन फिर वे खुशी खुशी नीचे बैठ गए, टू ईट द फूड खाना खाने के लिए। चलिए आगे देखिए, बट एज सून एज दे एट इट दे फेल डेड एज द फूड वॉज पॉइजन। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, आप इस वर्ड आप इसे नोट कर लीजिए। एज सुन एज का अर्थ होता है जैसे ही, बट एज सुन एज लेकिन जैसे ही, दे एट इट उन्होंने उसे खाया, दे फेल डेड उनकी मृत्यु हो गई। फॉल डेड का मतलब मृत्यु हो जाना, तो क्या अर्थ हुआ, दे फेल डेड मतलब वह मतलब कि वो। तो दोस्तों आप इस वर्ड की मीनिंग को ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि जो डेड है वो एडजेक्टिव है, तो इसको वर्ब बनाने के लिए यहाँ पर फॉल का इस्तेमाल किया गया है। और सेकंड फॉर्म है FELL फेल, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगाई गई है। और दोस्तों यदि आप सिर्फ इस शब्द के बारे में बात करें तो ये एडजेक्टिव है, इसी को वर्ब बनाने के लिए यहाँ पर इस वर्ब का इस्तेमाल किया गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, बट एज सुन एज दे एट इट लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खाया, दे फेल डेड उनकी मृत्यु हो गई, या कह सकते हैं वह मर गए। एज क्योंकि, द फूड वॉज पॉइजन क्योंकि जो खाना था वो जहरीला था। सो इसलिए, ऑल ऑफ देम वे सब, फेल विक्टिम्स वो पीड़ित हो गए, शिकार हो गए, ऑफ देयर इविल वेज अपने जो उनके बुरे कर्म थे उनके वो शिकार हो गए। दोस्तों आप में से कई लोग बोलते हैं कि सर आप चित्र भी दिखाया कीजिए, क्योंकि जो जितना मज़ा कहानी को सुनने में आता है उतना ही मज़ा चित्रों को देखने में भी आता है, और उसके अलावा जो कहानी है वो प्रभावी रूप से भी समझ आती है। तो यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो व्यक्ति था, जो पहला चोर था, वो आया और उस व्यक्ति ने, जैसा हमने कहानी में देखा, खाने में उसने जहर मिलाया था इन दोनों के लिए ताकि वह उस संपत्ति को ले सके। लेकिन ये दोनों पेड़ के पीछे छिप गए तो इन्होंने इसकी पहले इसको मार दिया, और उसके बाद जब इन लोगों ने उस जहरीले खाने को खाया तो उनकी भी मृत्यु होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये लोग बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये जो कहानी है, यदि हम इस कहानी के मॉरल के बारे में बात करें तो इसका मॉरल यही है कि जो भी व्यक्ति किसी भी तरह का कोई बुरा काम करता है तो जो उसका अंजाम है बुरे काम का वो बुरा ही होता है, तो अंत का जो अंत है वो हमेशा ही बुरा होता है। दोस्तों इसी मॉरल के साथ ही आज की कहानी ख़त्म होती है। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो सुनने में, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, सम टाइम आई सी योर कमेंट्स and I feel sorry, and you know I feel regret to tell you that sometime I do not have enough time to reply you guys, because most of the time I remain busy, so I'm not able to reply you guys. But in most of the comments I see people asking me, sir, how can we improve English? So today I would like to talk a little about this thing. The things which can help you to speak better. First of all guys, when you want to speak in English, or when you want to improve your English, or you want to become fluent, you should start reading newspaper, English newspaper, or English books. What will happen by doing this practice? Because when you read these English books or newspaper, so reading will definitely improve your communication skills, and apart from this the clarity plus pronunciation will also improve by doing this practice. So whenever you get time, like 10 minutes 15 minutes, you must start doing this practice. Read any type of English book or newspaper, whatever, whichever is available, and try to read it at least for 10 to 20 minutes, and you will see that very soon you will feel this, that you have improved your pronunciation plus your communication skills. And apart from this, it will also remove your hesitation problem.
And apart from this guys, whenever you watch my videos, I always narrate the grammar structures, plus I always tell you the meaning of all the word meanings. So try to make note of those word meanings so that you can remember them. And apart from this, start using those words in your conversation. So guys, if you just do these small things, that will really help you a lot. And apart from this, if you have any type of valuable suggestion, you can leave your comment in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.